जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने जो है एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन को अच्छे से डिस्कशन किया था। उसमें कौन कौन से जो है सेल बनते हैं इसकी भी हमने अच्छे से बात की थी। कौन कौन से विंड्स फ्लो करती हैं, उनका कारण क्या है, हवाओं के चलने का मैकेनिज्म क्या है, इन सारे बातों को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। और उसी क्रम में आज हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं और बात करते हैं आज जेट स्ट्रीम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या होता है, इसको हिंदी वाले भी जेट स्ट्रीम के नाम से ही जाने। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो हवाएं हैं जो क्या है, ये पोलर की चारों तरफ मूव कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि इनकी जो लंबाई है वो कितनी बड़ी है, और ये क्या है, एक चौड़ाई भी इनकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये जेट स्ट्रीम एक तरह का हवा का सर्कुलेशन ही है। तो जेट स्ट्रीम जो होता है, ये जो ऊपरी ट्रोपोस्फियर है, जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली क्या है, एक ग्लोबल विंड है। ठीक है, क्या है, एक जो है वैश्विक हवाएं हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है कि तो ऊपरी ट्रोपोस्फियर में चलने वाली एक तरीके से बहुत तेजी के साथ मूव करने वाली एक विंड है, जिनका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो चलती है, जो इनका पट्टी होता है, जिस पट्टी में ये चलती है, मूव करती हैं, वो बहुत ही क्या होता है, नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है। और ये पहले बहुत ही ऐसे सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है जब ये क्या करने लगती हैं, मियांडरिंग करने लगती हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में किसने जानकारी दी थी। इन सब बारे पहलुओं को हम लोग अच्छे से देखते हैं। जेट स्ट्रीम, ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम्स आर हाई स्पीड विंड्स। ये क्या होती हैं? बहुत ही उच्च वेग से चलने वाली हवाएं होती हैं। दैट अकर्स इन नैरो बैंड्स, जो जिनका जो पाथ होता है, जहां पे चलती हैं, वो क्या होता है, बहुत ही सकरा एरिया होता है। कहां पे चलती हैं? आप अपर ईयर। ठीक है, द विड्थ ऑफ दिस एयर बैंड कैन बी 160 to 480 किलोमीटर वाइड एंड 900 to 2150 मीटर थिक। यानी जो ये आपके जो है जेट स्ट्रीम होती हैं, ये क्या है, ये अपर ईयर में यानी ऊपरी क्षोभ मंडल की सीमा पर, जब मैंने आपको बताया कि जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली एक हाई स्पीड की क्या है, विंड है, जो कि बहुत ही नैरो यानी सकरी पट्टी में चलती है। ठीक है, जिनका जो चौड़ाई होती है वो लगभग 180 से क्या होती है, 160 से 480 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। और इनकी जो मोटाई होती है, ठीक है, क्योंकि इसको 3D समझिए, वो कितना होता है, 900 से लेकर 2150 मीटर तक क्या होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलने वाली एक सकरी पट्टी में चलने वाली तीव्र गति की हवाएं हैं, जिनकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग सैकड़ों किलोमीटर होती है, और जिनकी लंबाई भी लगभग क्या होती है, हजारों किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे कह रहा है, जैसा कि ये देख रखते हैं कि कितनी लंबी लंबी है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई दिखाई दे रही है जेट स्ट्रीम की, वो पूरा का पूरा आप देखिए कि एशिया के ऊपर से कितना लंबा है और कितना ये चौड़ा है। जेट स्ट्रीम्स इज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द अपर लेयर्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इनको आप जियोस्ट्रॉफिक विंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जियोस्ट्रॉफिक विंड उन्हें कहते हैं जो आपका क्या होता है,
आइसोबार्स होता है उसके पैरेलल मूव करती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, उनके पैरेलल ही मूव करती हैं। ठीक है, कहाँ पे मूव करती हैं, अपर ट्रोपोस्फियर या अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, जनरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इनका मूवमेंट होता है वो कई दिशाओं में हो सकता है, लेकिन जो जनरली मूवमेंट देखा गया है वो वेस्ट टू ईस्ट ही देखा गया है, पश्चिम से पूरब ही देखा गया है। जेट स्ट्रीम्स वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर व्हेन अमेरिकन जेट बॉम्बर फाइटर प्लेन्स व्हाइल फ्लाइंग टुवर्ड्स जापान, यानी इसकी जो खोज हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय हुई जब अमेरिका के जो बम वर्षक विमान थे, जब 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पे जो न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम गिराने के लिए जिस विमान का प्रयोग किया था, तो उस विमान के माध्यम से जब ये लोग गए थे जो है अमेरिका से जब पहुंचे ये लोग जापान, तो अमेरिका से जापान की तरफ इनको जाने में बहुत समय लगा था, लेकिन जब ये लोग जापान से अमेरिका की तरफ आ रहे थे तो क्या हो रहा था इनको कि बहुत ही कम समय लगा, बहुत तेजी से बहुत जल्दी वापस आ गए। तो इन्होंने सोचा कि इसका कारण क्या है, और उसी समय क्या हुई, जेट स्ट्रीम की खोज हुई। ये देखा गया कि अपर ट्रोपोस्फियर में जो है अपर ट्रोपोस्फियर में क्या हुआ, इन्होंने देखा पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहुत तेजी के साथ चलने वाली कुछ हवाएं पाई जाती हैं, और उसी को क्या बोला गया, जेट स्ट्रीम बोला गया। ये जो दिशा है आपको देखना है तो आप मैप में देख सकते हैं कि ये इस तरफ से गए, यानी जब जापान पे बम गिरा दिया और उसके बाद अमेरिका पे गए, अमेरिका के साइड में बढ़े, तो ऐसे ही चलती हैं, तो इसके सहारे वो जा रहे थे। तो जेट स्ट्रीम क्या हुआ कि उनको तेजी के साथ अमेरिका पहुंचा दिया। तो इसी की खोज कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। जेट स्ट्रीम का हमारे किसी भी क्षेत्र के मौसम पे बहुत क्या होता है, प्रभाव होता है, क्योंकि बहुत ही क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये रहा जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, अपर ट्रोपोस्फियर में। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और कब इसकी खोज हुई इसको भी आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं इसके गुण की। इसके गुण से भी क्या है, सवाल पूछे जाते हैं कि इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपके जेट स्ट्रीम की। आइए इसको हम देखते हैं। पहला क्या है, पहली जो प्रॉपर्टी आपकी दी गई है, पहला प्रॉपर्टी दिया गया है कि द सर्कुलेशन ऑफ जेट स्ट्रीम इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अ फ्यू 100 किलोमीटर विथ एट द हाइट ऑफ 7 to 14 किलोमीटर अपर ट्रोपोस्फियर। यानी जो आपका जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है मूवमेंट जो इनका होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है, जिस तरफ आपकी अर्थ मूव कर रही है। साथ ही साथ ये क्या चलती हैं, एक नैरो बिंड में यानी सकरी पट्टी में चलती हैं। ठीक है, जिनकी हजारों किलोमीटर लंबाई होती है, जिनकी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई होती है, और जिनकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 7 से 14 किलोमीटर ऊपरी क्षोमंडल में होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जनरली देयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन पोल्स 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। ठीक है, जनरली जो इनको देखा जाता है, अगर ये आपका अर्थ है, लैटिट्यूड होगा यहाँ से लेकर ये वो पोल वाला एरिया डिग्री और 20 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री पोल, इन्हीं दोनों एरिया के बीच में इनको क्या होता है, एटमॉस्फेयर में देखा जा सकता है। इसी एरिया में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड सर्कमपोलर रिल। ठीक है, यानी इनको सर्कमपोलर रिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो पोल है आपका, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, तो पोल के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से भंवर के रूप में मूव करती हैं, इसलिए इनको सर्कमपोलर रिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, द वर्टिकल विंड शियर ऑफ जेट 5 to 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेटरल विंड शियर इज 5 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ इनके जो ये मूव करती हैं तो दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक तो ये ऊपर नीचे गति होती है, और एक तो दाएं बाएं भी इनकी गति होती है। तो यही कह रहा है कि जो ऊपर नीचे इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो 5 से 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर ऊपर जाती हैं, लगभग 5 से 10 मीटर नीचे आती हैं। लेकिन जो ये दाएं बाएं भी एक ही साथ इसमें दोनों गति होती है, वो होती है लगभग 5 मीटर पर। ठीक है, देयर सर्कुलेशन पाथ इज मियांडरिंग, और इनका जो रास्ता होता है वो सीधे न चलकर कुछ इस तरीके से चलती हैं, मियांडरिंग फॉर्म में चलती है। ठीक है, there is seasonal changes in the wind velocity in jet stream wherein these becomes strong during winter season and the becoming twice the velocity during summer season। यानी ये कह रहा है कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की जो स्पीड है वो गर्मियों की तुलना में ठंडियों में क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लगभग गर्मियों की तुलना में दुगनी हो जाती है। कारण क्या है, कारण आपका क्या हो गया, जो तापमान का क्या होता है,
अंतर होता है, यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, ताप जो है दबाव प्रवणता होती है, कहीं पर प्रेशर ज्यादा कहीं पर कम, उसमें अंतर के कारण जो शीत ऋतु होता है उसमें इनकी स्पीड ज्यादा होती है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में। ठीक है, और ये भी जानिए कि जो ग्रीष्म ऋतु होगा सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो जेट स्ट्रीम भी उनके सहारे क्या होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रसार ज्यादा दूर तक होगा और शीत ऋतु में कम होगा, ये भी जानिए, क्योंकि एक तरह से क्या है, ईयर ही तो है, और ईयर में प्रेशर के कारण क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये रहे इनके गुण, इनके गुण से भी कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हमें बताना आपको आवश्यक लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके गुण के बाद इनके जेनेसिस की बात करते हैं, इनके उत्पत्ति की बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम की जेनेसिस कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो द जेनेसिस ऑफ जेट स्ट्रीम इज प्रोवाइडेड बाय 3 काइंड्स ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, यानी जो अभी हमने लास्ट पीपीटी में बताया आपको कि जो ये चलती है इनका कारण क्या है, ग्रेडियंट के कारण चलती हैं, प्रवणता के कारण चलती हैं, दबाव प्रवणता के कारण, तापीय प्रवणता के कारण जो डिफरेंस आता है उसी के कारण ये चलती है। पहला है थर्मल ग्रेडियंट बिटवीन पोल एंड इक्वेटर, यानी तापीय भिन्नता होता है किसके बीच में, पोल और इक्वेटर पे तापमान ज्यादा होता है, पोल पे कम होता है, एक कारण ये होता है इन जेट स्ट्रीम के चलने का। दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन पोल एंड इक्वेटर, दूसरा है दबाव में अंतर होता है, क्योंकि इक्वेटर पे जो है तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ प्रेशर कम होगा। कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि जेट स्ट्रीम कहाँ पर चल रही है, एटमॉस्फेयर में चल रही है। तीसरा क्या है, द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस एयर ओवर द पोल्स। ठीक है, पोल्स पे क्या होता है कि धरातलीय सतह का जो है प्रेशर और उसी पोल पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर दूसरा होता है, इसमें डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, आपके जेट स्ट्रीम का क्या होगा, जेट स्ट्रीम का जेनेसिस होता है, जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि पहले सीधे चलती हैं, उसके बाद क्या करने लगती हैं, मियांड्रिक के रूप में चलती है। देखिए पूरा का पूरा एक ही, कम से कम एक ही बार में 1-2 महाद्वीप यानी आपके जो नॉर्थ अमेरिका है पूरे नॉर्थ अमेरिका को कवर करते हुए चल रही है। आप सोच सकते हैं कि इनकी लंबाई कितनी ज्यादा होती होगी और इनकी चौड़ाई कितनी ज्यादा होती होगी। तो ये उनकी उत्पत्ति का कारण है, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब आइए इसके आगे कुछ देखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की, कि इनके प्रकार कितने होते हैं आपके जेट स्ट्रीम के। ठीक है, क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो जो इनके प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। ठीक है, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। तो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण कहाँ पे होता है, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है नॉर्थ में, और 40 से 7 के बीच में होता है साउथ में। ये आपका हो गया अर्थ। तो जो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री मान लीजिए, और ये हो गया 60। तो 40 से 60 के बीच में चलेंगे, और यहाँ पर भी 40 से 60 के बीच में साउथ में जो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसको बोलते हैं पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। दूसरा क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इसका निर्माण 30 से 35 नॉर्थ और साउथ के बीच में होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक हो गया आपका ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंटल ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। दूसरा हो गया उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। तीसरा क्या हो गया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है एक प्रकार से लोकल जेट स्ट्रीम को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम। उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम है, वो केवल भारत, अफ्रीका, इन देशों के आसपास क्या है, मूव करती हैं। जो आपका तिब्बत है, तिब्बत पे हीटिंग ज्यादा मिलने के कारण, हीटिंग के कारण क्या होता है, इस जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ठीक है, इस जेट स्ट्रीम का क्या होता है, निर्माण होता है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये लोकल जेट स्ट्रीम है, बाकी ये दोनों क्या है, ग्लोबल जेट स्ट्रीम है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है। कौन सी, आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम, क्योंकि भारत के मानसून जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा जिसका वहीं पर हमें देखने को मिलता है। तीसरा क्या है, पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम क्या है, जिसका निर्माण दोनों ध्रुवों पे होता है, इसके सरकमफ्रेंस ध्रुवों के चारों तरफ होता है, इसलिए पोलर जेट स्ट्रीम को हम
पोलर सरकमफ्रेंस या सरकमरिल जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो आपका पोलर है, जो आपका वेस्टर्ली है, जो आपका फ्रंटल है, तीनों ग्लोबल है, और जो आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है वो एक लोकल जेट स्ट्रीम है, जो कि किसी तिब्बत के कारण भारत और अफ्रीका में क्या होता है, ये इसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो ये चार आपको क्या याद रखने हैं, जेट स्ट्रीम के प्रकार तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडेक्सेस की। हम कुछ जेट स्ट्रीम के इंडेक्स की बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम, यानी जो जेट स्ट्रीम होता है उसका एक साइकिल होता है, इसका नेचर साइक्लिक होता है। ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद इसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने के बाद ये मैच्योर स्टेज में आएगा, और ओल्ड स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये 4 स्टेज में होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम आपका 4 स्टेज में होता है। पहला जो स्टेज है, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, कोल्ड एयर इज फॉर्म फोर्स एंड आपका जो सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर कहाँ पे था आपका, लगभग 60 डिग्री के आसपास, क्या है 60 डिग्री पे ही तो सब पोलर लो प्रेशर जोन है। तो ये बताता है पहले स्टेज में क्या होता है कि सब पोलर लो प्रेशर जोन पे क्या होगा कि इधर ध्रुव से हवाएं आएंगी, ठीक है, ध्रुवीय हवाएं आएंगी, और इधर से कौन सी हवाएं चलेंगी, इधर से आपकी वेस्टर्ली जाएंगी। वेस्टर्ली कहाँ है, लो लैटिट्यूड में जा रही है। तो लो लैटिट्यूड होने के कारण, क्योंकि 60 के नीचे क्या है 30 है, और 30 से 60 के बीच में कौन सी जो ग्लोबल विंड्स है उसका नाम क्या है, वेस्टर्ली है। और जो 90 से 60 के बीच में हवाएं हैं वो पोल, यानी ये कह रहा है कि पहले स्टेज में ये होता है कि 60 डिग्री के आसपास आपका जो पोलर विंड्स है वेस्टर्ली है। वेस्टर्ली गर्म है क्योंकि वो लो लैटिट्यूड से जा रहा है, और वो ठंडी है, दोनों आपस में आके क्या होती हैं, एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। ठीक है, ड्यू द ग्रेडियंट थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अब क्या है गर्म है तो यहाँ प्रेशर लो बन जाएगा, और एक ठंडी है यहाँ प्रेशर हाई बन जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, जो है इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट तो क्रिएट हो गया, ठीक, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, अलग अलग है। ठीक है, इसलिए ये क्या होंगी कि अभी पहले कंडीशन में क्या होंगी कि तुरंत नहीं मिलेंगे, बल्कि इधर से ऐसे सामने खड़ी रहेंगी, और ये हवाएं इधर से क्या होंगी 60 डिग्री के आसपास सामने खड़ी रहेंगी। ये वाली कंडीशन है, यानी इधर से एक आई, एक इधर से आई, लेकिन अभी चल नहीं रही, बल्कि एक दूसरे के सामने ऐसे खड़ी है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट तैयार हो गया है। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि अब प्रेशर ग्रेडियंट बन गया है, तो बन गया है तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी हवाएं, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, इधर से गर्म हवाएं, उधर से ठंडी हवाएं। तो अब पहले जो ये सीधे चल रही थी, अब वो थोड़ा क्या बन जाएंगी, लहरनुमा चलना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। यानी दूसरा स्टेज पुश्ड बाय द ईस्टर्ली एंड वार्म एयर पुश्ड बाय द वेस्टर्ली, यानी जो आपका ईस्टर्ली है पोलर एयर उसको ईस्टर्ली बोलते हैं, वो वेस्टर्ली के इंटर क्षेत्र में आएगी, और वेस्टर्ली ईस्टर्ली के इंटर क्षेत्र में आएगी। अब पता है दोनों में क्या है, तापमान का डिफरेंस है, तो प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा। और जब मैंने बात किया था कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती थी, तो उसकी उत्पत्ति में हमने क्या बात किया था कि उसकी उत्पत्ति में हमने देखा था, किसका बात किया था हमने, कि इसकी उत्पत्ति में एक तापीय भिन्नता भी काम होता है, और आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी रोल प्ले करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, तापीय भिन्नता भी है और प्रेशर ग्रेडियंट भी क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, जिसके कारण क्या होगा, अब जो स्टेशनरी सिचुएशन जो एक दूसरे के सामने खड़े थी, अब वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। किस रूप में, ओसिलेटिंग वेव्स के रूप में, यानी अब वो लोग ऐसे ऐसे मूव करना साथ में स्टार्ट कर देंगी। कौन, हवाएं मूव करना स्टार्ट कर देंगी तापमान में भिन्नता और प्रेशर में भिन्नता के कारण। यानी फर्स्ट स्टेज में सीधी थी, दूसरे स्टेज में क्या बन गया, लहर का निर्माण हो गया। और जो ये लहर का निर्माण होता है इसी हैं रास्बी वेव्स, क्या बोलते हैं, रास्बी वेव्स, क्योंकि इसकी खोज रास्बी नामक एक विद्वान ने की थी, इसलिए इसको रास्बी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि रास्बी वेव्स का निर्माण किस स्टेज में होगा, तो आपको बताना है। अब आइए तीसरे स्टेज में देखते हैं क्या होता है। तीसरे स्टेज में क्या होगा, इनका मैच्योर स्टेज होता है तीसरा स्टेज। इसमें क्या होगा कि तापमान और दबाव में भिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
और ये पूरी तरीके से ऐसे एकदम से मियांडरिंग की कंडीशन में आ जाएंगी और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये मैच्योर स्टेज होता है। और चौथा क्या हो गया, चौथे स्टेज में क्या होगा कि इनकी मियांडरिंग जो ये मियांडर कर रही थी ये इतना बढ़ जाएगा कि देखिए मियांडर जो टूट कर अलग होने लगे। ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, यानी ये ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, ऐसे मूव करती हैं तो ये मियांडर इनसे धीरे धीरे अलग हो जाता है। ठीक है, और ये बात ये भी जानिएगा कि जहां पर ये उठा हुआ भाग है, ठीक है, ये जहां पर ये उठा हुआ भाग है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये नीचे आएंगी, यानी मियांडर नीचे होगा, क्योंकि ये कैसे चलती हैं, आपको ये ध्यान होगा, ये दाएं बाएं भी मूव करती है, ऊपर नीचे भी मूव करती हैं। ये ऊपर नीचे से मूव करेंगी तो अगर मियांडर नीचे हो रहा है धरातल पे क्या होगा, धरातल पे हाई प्रेशर बनेगा और एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर बनेगा। और अगर ये ऊपर मूवमेंट कर रही हैं तो धरातल पर लो प्रेशर और एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर। तो अब धीरे धीरे ये छल्ला इनसे कटने लगेगा और अंत में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएंगी। जहां पर लिखा हुआ है cold air mass moves into warm air and latitudinal heat exchange occurs, the stressful front situation is retarded। ठीक है, यानी पुनः फिर क्या बन जाएगा, लास्ट में वही वाली पहले वाली कंडीशन आ जाएगी और इस प्रकार जेट स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। तो ये जेट स्ट्रीम की 4 क्या हो गई, स्टेज हो गई। अब इसमें हमने एक शब्द देखा रासवी वेव को दूसरे स्टेज में बनती है, कहां पर हाई प्रेशर होगा, अगर दाएं बाएं चलती हैं और ऊपर नीचे दोनों साथ में मूवमेंट होगा। तो अगर ये जो नीचे अंडरिंग हो रहा है तो ये अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि हवाएं सारी नीचे चली आई और धरातल पर हाई प्रेशर। और अगर यहाँ भी बात की जाए तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, धरातल पर लो प्रेशर का निर्माण। और एक पॉइंट इसमें ये है कि जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में हवाएं सीधी मुड़ती हैं, सीधे मुड़ने से लेकर जब भी हवाएं मियांडरिंग बनती हैं, इस अवधि को बोला जाता है, इस अवधि को बोला जाता है जेट स्ट्रीम इंडेक्स। क्या बोला जाता है, जेट स्ट्रीम का सूचकांक। कहां से, सीधी हवाओं से लहरनुमा हवाओं बनने तक की स्थिति जो होती है, अवधि होती है, टाइम होता है, उस टाइम को बोलते हैं जेट स्ट्रीम इंडेक्स। क्या बोलते हैं, या रासवी वेव इंडेक्स, आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेज में बनते हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे हम थोड़ा सा इसके प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं कि जेट स्ट्रीम का महत्व क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। आप लोग देख लिए होंगे कि जेट स्ट्रीम कितना लंबा चौड़ा हो सकता है। तो इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लिया जाए कि क्यों हम पढ़ते हैं, अभी आपको पता चलने वाला है। पहला है कि द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोनिक एंड जेट स्ट्रीम, यानी मध्य अक्षांश पे, क्योंकि इसका शुरुआत बनने से कहाँ हुई है, 60 डिग्री के आसपास। तो हम पढ़ेंगे जो साइक्लोन बनते हैं 2 तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। यानी जो लो लैटिट्यूड में बनते हैं उनको ट्रॉपिकल बोलते हैं, जो हाई लैटिट्यूड में बनते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो इनका टेम्परेट साइक्लोन के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है। अगर जेट स्ट्रीम भी है और टेम्परेट साइक्लोन भी है तो वहां जो जगह है, वो जो क्षेत्र है, स्पेस है, स्पेस की कंडीशन कितनी खराब होगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जेट स्ट्रीम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ में मिल गया, ठीक है, जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बना हुआ है, अगर वहां पर जेट स्ट्रीम का भी फॉर्मेशन हो गया तो बहुत ही तबाही ला देगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम ऑलरेडी बहुत ही क्या है, तेजी से चलने वाली विंड्स है। ठीक है, the cyclones becomes very strong and stormy when the upper tropospheric jet streams are positioned above the temperate cyclone। यानी कहीं पर टेम्परेट साइक्लोन बना हुआ है और टेम्परेट साइक्लोन में क्या है कि अगर इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में अगर कहीं जेट स्ट्रीम है जो कि ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी, टेम्परेट साइक्लोन की स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी और जो कंडीशन होगी बहुत ही तूफानी कंडीशन होगी। दूसरा है कि द मानसून ऑफ साउथ एशिया इज जेट स्ट्रीम, यानी साउथ एशिया का जो मानसून है जिसमें इंडिया भी आता है, तो इसका जो मानसून है वो बहुत हद तक इस जेट स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है, इसको नियंत्रित करता है। ये जेट स्ट्रीम जैसा होगा वैसा ही वो क्या होगा कि मानसून तेज होगा या कम होगा, ये इसी पे डिपेंड करता है। हम लोग इंडियन मानसून में इसको अच्छे से इसके संबंध को देखेंगे। किस जेट स्ट्रीम के माध्यम से, पूर्वा जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो हमने जेट स्ट्रीम बताया था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसी जेट स्ट्रीम से इसका संबंध होता है, इसलिए इसमें इसको दिखाया गया है। ठीक है, द एरिया, ठीक है, देयर आर फ्लक्चुएशन इन द लोकल वेदर कंडीशन ड्यू टू चेंज इन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक काज्ड बाय अपर एयर जेट स्ट्रीम। यानी ये कह रहा है
कि कहीं पर अगर अपर ईयर जेट स्ट्रीम बना हुआ है तो उसके नीचे कोई भी जो एरिया होगा, कोई भी कंट्री होगी, कोई भी जो है स्पेस होगा, उसके मौसम में क्या ला देगा, परिवर्तन ला देगा। कहीं पर अगर साइक्लोन है तो उसको और तेज कर देगा, एंटी साइक्लोन है तो उसको एंटी साइक्लोन ही बना रहने देगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है इसी के आगे हम जेट स्ट्रीम के आधार पे आगे बहुत सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।